So good evening, student. Today we will start with a very important topic, that is issue of official language. Issue of official language and reorganization of states on the basis of language. ठीक है, तो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने कहाँ तक खत्म किया था? मणिपुर। मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में क्या क्या हुआ था आप में तो कोई मुझे शॉर्ट में बता, एकदम शॉर्ट। वहां का राजा कौन? बोधि चंद्र सिंह, ठीक है। बोधि चंद्र सिंह, तो उन्हें पता था कि मुझे इन लोग अब अपने में मिला ही लेंगे, इससे अच्छा जाके मैं अपना कौन मिला लेगा, मतलब इंडिया मुझमें अपने आप को मतलब वो मिला ही लेगा, तो इसके लिए मुझे जाके खुद से एक्सेशन साइन कर देना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर आपको जो पहले का जो 3 फॉर्मूले थे, वो भी बोधि चंद्र ने भी 3 फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया था, ठीक है। आई कैन गिव यू ओनली कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, और यू कैन से एक्सटर्नल रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री, और बाकी सब इंटरनल ऑटोनॉमस मेरा रहेगा, ठीक है। मैं जो करूंगा वो आप लोग यहाँ पर कुछ भी ना यहाँ पर नहीं डालोगे, मैं यहाँ पर जो भी करूंगा वो मेरा खुद का रहेगा, यहाँ पर आपको कोई भी इंटरवेंशन में बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ वहां पर जो पीपल थे, दे स्टार्टेड टू प्रेशराइज द किंग फॉर द इलेक्शन, ठीक है। या तो बोल सकते हो एक क्रोन इलेक्शन, मतलब अगर आप वहां पर राजा हो तो आप वहां पर राजा ही रहोगे, लेकिन जो आपके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठती है या ग्रुप ऑफ मंत्री की जो बैठती है, जो पहले किंग सिलेक्ट करता था, वो अब कौन सिलेक्ट करेगा? जनता सिलेक्ट करेगी, पीपल सिलेक्ट करके वहां पर भेजेगी। तो इसके लिए मणिपुर क्या बनने वाला था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। प्रीलियम में पूछा भी जाए पॉलिटी में कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, तो सेंटेंस में वो दे भी सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च मतलब वहां पर जो राज करने वाला मेन जो है वहां पर हेड वो किंग रहेगा, बट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। अभी तो नहीं है, अभी नहीं, वर्ल्ड में होगा लेकिन इंडिया में अभी तो कहीं भी नहीं, ठीक है। अभी तो इंडिया में कहीं भी नहीं है। सो गवर्नर बेसिस पे, ठीक है। तो मणिपुर वाज द जो इंडिया का जो पहला इलेक्शन हुआ था वो तो 1952 में हुआ, ठीक है। लेकिन जो मणिपुर में जो इलेक्शन हुआ था वो जून 1948 में हो गया था, ठीक है। तो मणिपुर वाज द क्या हुआ? कनेक्टिंग। कब हुआ था? 1952 में, लेकिन जो मणिपुर में हुआ था वो जून 1948. So Manipur became the first part of India to hold an election based on the universal adult franchise. Okay, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ठीक है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि अभी जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वो अभी इंडिया के यूटीज हैं, वो स्टेट नहीं है, ठीक है। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जैसे कि यहाँ पर हाँ नागालैंड, मणिपुर, मेघालय अभी नहीं है। आई एम सेइंग यू, ठीक है। पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, देन दे वर नॉट अ स्टेट, दे वर द यूनियन
टेरिटरी, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोग को जब पहले स्टेट थे, जब पहले यूनियन टेरिटरीज थे, तो इन लोग को स्टेट क्यों बनाए, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को ध्यान देना जरूरी। फिर इन लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर देयर वेर द शार्प डिफरेंस ऑन द क्वेश्चन ऑफ मर्ज ऑफ मणिपुर विद इंडिया, ठीक है। यहाँ पर दो लोग, जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ मणिपुर में, तो यहाँ पर दो लोग आ गए, टू ग्रुप। यहाँ पर था स्टेट कांग्रेस और यहाँ पर थे अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब जो यहाँ पर स्टेट कांग्रेस था, दे वर सपोर्टिंग द मर्ज ऑफ मणिपुर इन इंडिया, ठीक है। दे वर इन सपोर्ट ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर इन इंडिया, ठीक है, और विथ इंडिया। लेकिन जो यहाँ पर थे अदर पॉलिटिकल पार्टीज, दे वर नॉट इन द फेवर, नॉट इन अ फेवर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी तो फिलहाल नहीं, अब अभी पहले जितने भी थे इनके खिलाफ जो बोल रहे थे, वो अब सीधा रिबेल ग्रुप बन गए, रिबेलियन। यही है वो, नॉट इन द फेवर ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर इन इंडिया, ठीक है। ओके, जब वहां पर इलेक्शन हुआ, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का, तो यहाँ पर दो पार्टी थे, स्टेट कांग्रेस एंड अदर पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर जो स्टेट कांग्रेस है, दे वर सपोर्टिंग द मर्जर ऑफ मणिपुर एंड इंडिया, और जो दूसरे साइड के लोग थे, दे वर इन नॉट इन द फेवर ऑफ मणिपुर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आवाज यहाँ पर बुलंद होने लगा था इन लोगों का, ठीक है। ये आप कैसे कर सकते हो, आपको किसने बोला था जाके इंडिया के साथ साइन करने के लिए, हमारा कल्चर अलग है, हमारा भाषा अलग है, हमारा सोसाइटी अलग है। कल को अगर आप मर्ज हो जाओगे, ठीक है, तो इंडिया अपने में मिला लेगा, तो वहां के लोग भी यहाँ पर आके रह सकते हैं, तो हमारा कल्चर चेंज हो जाएगा। देखो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के पीपल को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, सिर्फ प्रॉब्लम रहता है अपने कल्चर को बचाना है, अपने लैंग्वेज को बचाना है और अपने सोसाइटी को बचाना है। इसके लिए उन लोग मतलब कुछ भी कर गुजर सकते हैं, एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मतलब बुलंद आवाज होने लगे थे कि नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं, आप लोग ने हम लोग को ऐसा ही छला है, या मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप सीधा उन लोग किंग को बोलने लगे थे, आपने किससे पूछ के जाके वहां पर साइन किया। तब जाके गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि आज इन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, जबकि इन लोग सिर्फ यूटीज है। आज इन लोग इतना विरोध कर रहे हैं, हो सकता है कि कल को जाके इन लोग सीधा हम लोग से डिमांड करें कि नहीं, मणिपुर को या नागालैंड को, या ये जो स्टोरी था ना, सब जगह ये चल रहा है, ठीक है। हम लोग को आप अलग स्टेट बनाओ, ठीक है, हम लोग को आप अलग स्टेट बनाओ, या हम लोग को आपके साथ नहीं रहना है। और 1952 से इन लोग को सपोर्ट करने लग गया था चाइना, ठीक है। जब इन लोग मतलब रिबेलियन ग्रुप बन गए, तो इन लोग को सपोर्ट करने लग गया था चाइना। वॉर, जो भी मतलब वॉर करने के लिए सामान चाहिए, जैसे कि बंदूक, गोली, बारूद, ठीक है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वही गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम लोग ने इन लोग को मतलब ऐसे अगर खुली छूट दी, देन दे विल ट्राई टू अटैक ऑन अस, और उन्होंने हम लोग को मतलब खुद से अपना डिमांड करेंगे कि हम लोग को अपना अलग स्टेट चाहिए। और इनमें से अगर एक भी स्टेट कामयाब हो गया अलग राज्य बनाने के लिए, तो सब लोग का जो जोश है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके लिए इन 1972 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जितने भी थे ना स्टेट, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, ज्यादा करके उन लोग को स्टेट बना दिया, ठीक है। अब हम लोग ने आपके साथ जो यूनियन टेरिटरीज का जो एग्रीमेंट साइन किया है, वो सब बताओ। हम लोग आप लोग को स्टेट ऑटोनोमस या इंटरनल ऑटोनोमस हम नहीं देने वाले, अब ये सब पार्ट हमारा, ठीक है। कैसे,
वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनसे अगर पूछ के करते तो वो इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वहां पर जो किंग बैठा था उनको उनको इतना मतलब प्रेशराइज किया गया, वहां पर जो थे स्टेट कांग्रेस वाले उन लोग ने भी प्रेशराइज किया था, और ऊपर से जो बाहर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी उन लोग ने भी प्रेशराइज किया, ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, किंग को अभी तो इन लोग को पता भी नहीं था कि हम लोग का जितना भी इंटरनल ऑटोनोमस है वो सेंट्रल के पास चला गया, बिना इन लोग से सलाह या मशवरा या एडवाइस ये किंग ने जाके चुपचाप से जाके साइन कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट से। और फिर बाद में जब इन लोग को पता चला कि अच्छा जो हम लोग का जो इंटरनल जो था पहले इंटरनल ऑटोनोमस था अब वो सेंट्रल ने ले लिया, तब जाके इन लोग का जो गुस्सा था और भड़क गया। पहले तो भड़के ही थे कि आप लोगों ने क्यों ऐसा साइन किया। अब जब उन लोगों को जो स्पेशल स्टेटस दे के रखा है अगर आप वो भी छीन लोगे तो फिर इन लोग का जो बच्चा खुचा दिमाग था वो भी खराब होना चालू कर दिया। तो इसके लिए अभी भी वहां पर बहुत सारे रिबेलियन ग्रुप वहां पर 1972 में कौन था किसका रूल था यहाँ पर, इंदिरा गांधी का, ठीक है। तो शी वाज द ब्रिलियंट वुमन, उनको समझ में आ गया था कि अगर अभी मैंने इन लोग के साथ मतलब इन लोग को नहीं रोका देन दे आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और ऊपर बैठा है हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन वो चाइना, तो फिर हम लोग के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो इसके लिए ये जो स्टेट है ना जो भी पहले यूपी थे वो स्टेट बन गए पहले 1972 के बाद बने स्टेट, नहीं तो पहले वो 1947 से लेके 1971 तक दे वर द यूनियन टेरिटरी। 1972 के बाद में वो बन गए स्टेट्स, ठीक है। तो इसके पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया, बोलते हैं ना मतलब इतना अब इतना कौन यहाँ पर वायलेंस क्रिएट करने का, ठीक है। या उतना प्रेशर उन लोग किंग पे डाल नहीं पाए कि नहीं आप आओ हमारे साथ आप साइन करो। लेकिन जब इंदिरा गांधी आई देन शी सक्सेसफुली क्रिएटेड अ प्रेशर। मैंने बोला था परस्यू कम प्रेशर, परस्यू के साथ साथ में हम प्रेशर भी डालेंगे, जाके हम लोग अच्छे से प्यार से बात भी करेंगे और ऊपर से हम उनसे प्रेशर भी डालेंगे, ठीक है। तो वो प्रेशर डालते डालते इंदिरा गांधी है सक्सेसफुली क्रिएटेड द प्रेशर ऑन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इसके लिए आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि 1972 में नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट का बाउंड्री टूटा और बहुत सारे स्टेट का बाउंड्री जुड़ा, और तब जाके अभी जो हम लोग देखते हैं आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, तो ये सब 1972 का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का रिजल्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई शक? ओके। काश्मीर रिबेल्स का अब नाम क्या हो सकता अभी तो मतलब मुझे कुछ याद नहीं है उनका रिबेल्स का नाम, लेकिन है एक बार मतलब लोग अभी भी वहां पर एक्टिव हो सकते हैं। यार तो मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि जो वहां पर जो रिबेलियन ग्रुप है और जो छत्तीसगढ़ में जो है इन लोग का वे मतलब आपस में उन लोग कनेक्टेड रहते हैं। इसके लिए वहां पर मतलब हम लोग का जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो रीजन है वहां पर हमारे फोर्स को इतना तकलीफ उठाना पड़ता है। तो समझ में आया। कश्मीर पे मैंने बताया था ना कश्मीर का क्या हुआ था इशू, एक बार उसको और एक बार समझ लेते ठीक। कश्मीर को कैसे इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। हाँ, अटैक के बाद, ठीक है। तो वहां पर जय अच्छा वो जूनागढ़ में क्या सीन था, वहां पे वो जो किंग था वो पाकिस्तानी था, मुस्लिम। हाँ, जो भुट्टो था वो दीवान था, ठीक है। तो यहाँ पर कश्मीर में बिल्कुल उसका उल्टा था। कश्मीर में क्या था कि द राजा वॉज और एक से महाराजा वॉज द हिंदू, ठीक है। जो कश्मीर के जो महाराजा थे महाराजा हरि सिंह, he was the Hindu, but the 75% of Kashmir population was a Muslim community, ठीक है। तो यहाँ पर जो थे अपने शेख अब्दुल्ला वो थे
मतलब बोल सकते हैं कि एक सीएम, एक पीएम टाइप का, ठीक है। मतलब किंग को हर एक चीज में एडवाइस करने वाला जो थे वो थे शेख अब्दुल्ला, ठीक है। इनके दिमाग में एक प्लान पहले से ही चल रहा था कि जो अपना जो किंग है यहाँ पर ये हिंदू है, ठीक है। अपना जो किंग है वहां यहाँ पर वो एक हिंदू है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, ठीक है। अगर किंग को हटाना है और यहाँ पर खुद को राजा बनाना है तो सबसे पहले मुझे दो काम करने होंगे कि मुझे कश्मीर को ना इंडिया में जाने देना होगा और ना पाकिस्तान में जाने देना होगा, ठीक है। तो इसके लिए ही है एडवाइस टू द हरि सिंह कि अगर आप इंडिया में या पाकिस्तान में जाओगे तो हमारी जो कश्मीरियत, कश्मीर के कल्चर, हमारा रहना सहना वो सब बर्बाद हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए उन लोग मतलब अभी भी बोलते हैं कि हमारी कश्मीरियत हमें हमें वापस चाहिए, ठीक है। कश्मीरियत मतलब यहाँ पर सिर्फ हम और हमारे लोग ही रह सके और हमारा कल्चर, हमारा जो भाषा है वो बरकरार रहे, ठीक है। रहते थे, उन लोग को वहां से मार के निकाल दिया गया। नाउ दे वर द कश्मीरी पंडित ना, यू आर टॉकिंग अबाउट कश्मीरी पंडित। अब ये लोग वहां पर ऐसा रेफ्यूजी रहे। अब लोग मजे की बात देखिए कि कश्मीर जिसका था, ठीक है, वो आज के डेट में वहां पर रेफ्यूजी बन के रहे। आगे है, आगे सब कुछ है, द मैसेकर ऑफ कश्मीरी पंडित इन कश्मीर, वो सब है। मतलब वो इतना इतना बुरा दिन था। नहीं नहीं नहीं, देख, जब इंडिया को वहां से मर्जर करना था, ठीक है, तो ज्यादातर बुक में जो मैंने रेशो पढ़ा है वो 70-30 या 75-25 का था। अब जो रेशो है वहां पर 95 to 95% मुस्लिम है और 5% बचे वहां पर कश्मीरी पंडित। अब वहां पर खुद मतलब रेफ्यूजी आगे मतलब है, आगे मतलब क्या क्या हुआ था कश्मीर में, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं आपको लेकिन अब उन लोग रेफ्यूजी ही वहां पर हैं। वही वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो कमाल है जी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो पहले वहां के जो रेसिडेंट्स है उन्हें उन्हें आज वहां पर रेफ्यूजी बोला जा रहा है, शरणार्थी, शरणार्थी, यही तो है ना, यही तो है ना। सी वहां का मतलब एक मैं आप लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब ये वॉर खत्म हुआ ना, फर्स्ट फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वार और कश्मीर, तो वहां पर पाकिस्तान को मतलब उन लोगों ने कश्मीर में जितने भी मुसलमान थे उनको एक्सट्रीमिस्ट करना वहां पर चालू कर दिया है और उनके दिमाग में ये भर दिया गया था कि ये जो कश्मीर है ये तुम्हारा है, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही रह सकते हैं और यहाँ पर हिंदुओं की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब मैंने डिटेल में मैंने स्टोरी भी पढ़ा था, ठीक है। एक रात को जितने भी हिंदू फैमिली थी, चाहे वो पंडित हो या सिंपल कोई बिजनेसमैन करने वाला, कोई बिजनेस करने वाला है कोई हिंदू, सबके घर के लाइट खत्म कर दिए थे, ठीक है। सबके घर के लाइट खत्म कर दिए थे, सिर्फ मुसलमानों के घर में लाइट थी। और मस्जिद से रात को मतलब वो ऐलान किया गया कि जितने भी यहाँ पर काफिर हैं, ठीक है, पंडित काफिर या बिजनेस करने वाले जितने भी टाइप के काफिर हैं नॉन मुस्लिम, उन लोग 3 दिन के अंदर कश्मीर छोड़ के चले जाएं, नहीं तो यहाँ पर जो भी होगा वो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जो 3 दिन के बाद जो हुआ वो मतलब बोलते ना, ऐसा कोई जानवर भी नहीं कर सकता। लोगों को बीच सड़क पे लाके, वो बोलते हैं ना लाल चौक, लाल चौक है ना, वो पहले हम लोग को वो चैलेंज दिया करते थे कि दम है तो आ जाओ लाल चौक पे झंडा अपना लगा के दिखाओ। तो लाल चौक पे उन्हें उन्हें ले जाके वहां पर सरेआम उन लोग को काटा जाता। मतलब इतनी गंदगी मचा दिया था कि वहां पर जितने भी कश्मीरी पंडित थे वो भाग भाग के आज दिल्ली में आ गए, लगभग यहाँ पर दिल्ली में आ गए। और जब यहाँ पर जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कश्मीर हुआ, अभी तो हुआ था ना कि अब उसको यूपी बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर दो यूपी बना दिया गया, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है।
तो अब जाके यहाँ से लोग जो थे कश्मीर पंडित जो यहाँ पर थे दिल्ली में या कहीं भी थे, वो वापस सब कश्मीर धीरे धीरे जाना चालू हो गए। तो वहाँ के जो है जितने भी लीडर्स है ना, जैसे कि ये महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, दे आर सेइंग दैट इन लोग रेफ्यूजी है, ठीक है, दे आर सेइंग दैट इन लोग रेफ्यूजी है। वहां पर मतलब आगे में आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे मतलब कश्मीर का क्या क्या प्रॉब्लम था। अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ रहे और कश्मीर के बारे में पूरा नहीं जानते, पोस्ट इंडिपेंडेंस इज इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ऑफकोर्स जो वहां पर जो इंडिपेंडेंस के टाइम में जो राजा थे हरि सिंह, यही थे हिंदू किंग, और वहां पर था उनके उनका जो पीएम था या उनका जो एडवाइजर मिनिस्टर था वो था शेख अब्दुल्ला, ठीक है। उसका प्लान यही था कि अब कश्मीर भी फ्री हो गया तो अभी कश्मीर के पास भी 3 राइट थे, या तो इंडिया को ज्वाइन करो, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या तो तुम इंडिपेंडेंट रहो। तो मैं इंडिपेंडेंट रहने का एडवाइस मेरा राजा को दूंगा, और वो मतलब राजा का काम उसने पूरा भर दिया था कि अगर हम लोग इंडिया में जाके मिलेंगे या पाकिस्तान में जाके मिलेंगे तो हमारा जो कश्मीरियत है या हमारा कल्चर है वो सब खराब हो जाएगा, हमारा जो लैंग्वेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको इंडिपेंडेंट रहना है और अपने कल्चर के लिए हमें लड़ना होगा, हमें अकेले रहना होगा। और उसका प्लान यही था कि मैं यहाँ पर मुसलमानों को भड़का के यहाँ पर दंगा करा दूंगा, और यहाँ पर जो बैठे राजा हरि सिंह उनको मैं गद्दी से फेंक के मैं सोल यहाँ का राजा में बन जाऊंगा, ठीक है। मेरा एक स्टेट रहेगा खुद का कश्मीर और मैं वहां का राजा बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वहां पर था जिन्ना। जिन्ना को ये लग रहा था कि वहां पर जो है पीएम प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख अब्दुल्ला, मतलब वो मुस्लिम है, और वहां पर 75% जो पॉपुलेशन है वो भी मुस्लिम है, और वो हमारे पास में ही है, ठीक है। तो 100% पाकिस्तान, जैसे हम लोग को लग रहा था, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम इंडियंस को लग रहा था कि लाहौर हमारे पास आ जाएगा, लेकिन वो आया नहीं, मैंने बताया था ना आप लोग को। वैसे ही कश्मीरी को पाकिस्तानियों को भी लग रहा था कि जो ये कश्मीर है वो हम लोग के पास आ जाएगा, लेकिन उनके के पास आया नहीं। तो उसका जो सबसे पहला जो गुस्सा था वो किसके ऊपर था? शेख अब्दुल्ला पे। ये मुसलमान होके हम मुसलमानों के साथ इसने गद्दारी किया, अब इसको मुझे मारना। तो उसे मतलब इन्वेड करने के लिए जो वहां पर जो थे ना ये ट्रूप्स जैसे कि वहां के जो ट्राइब्स थे उनको ट्रूप बना के वहां पर भेजा गया, ठीक है। ट्राइब्स मतलब कैसे ट्राइब, जैसे वो है ना अपना वो एक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, ठीक है। अफरीदी वो एक ट्राइब्स है, ठीक है। तो अफरीदियों को वहां पर ऐसा या ये आप सोचेंगे ये यूसुफ जई, यूसुफ यूसुफ जई, ठीक है। तो ये जो जई है ना, जई, दिस अफरीदी एंड जई, दे आर द 2 ट्राइब्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये दोनों को हाथ में बंदूक पकड़ा के बोला जाए कि अब आप लोग जाओ और जो कश्मीर है वो हम लोग को आप ला के आप दे दो, ठीक है। मतलब उन लोग को लालच दिया गया होगा कि हम लोग आपको कश्मीर में ये फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी देंगे, सिर्फ आप जाओ वहां पर जाके हमारे लिए आप लड़ो, और वहां पे जो भी है कश्मीर आप हमें लाके दे दो, ठीक है। इन लोग का जूना फंडा पाकिस्तान का यही रहा है। उन्होंने जब भी इंडिया पे अटैक करेंगे, ठीक है, अगर उन्होंने यहाँ पर 1000 अपने सोल्जर भेजे तो 700 से लेकर 750 तक मुजाहिदीन रहेंगे, टेररिस्ट रहेंगे, और 250 से 300 उनके सोल्जर रहेंगे, ठीक है। सेम फंडा उन्होंने वॉर 1949 में भी उन्होंने सेम यही अप्लाई किया था। तो इन लोग थे वहां से कश्मीर में, अभी इसको क्या बोलते हैं उसको, कश्मीर का वो कैपिटल क्या बोलते हैं उसको, श्रीनगर ना। श्रीनगर से वो बस एक दिन वो दूर थे, मतलब 24 घंटे वो या 24 घंटे वो दूर थे, ठीक है। तो उन लोग को जो उन लोग का जो ट्राइब्स था उन लोग को लगा कि हम लोग कश्मीर के बिल्कुल आगे सामने आ गए, ठीक है, तो अब हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जो राजा हरि सिंह थे और जो शेख अब्दुल्ला थे फ्लीड अवे फ्रॉम कश्मीर एंड जे गॉन टू द जम्मू, और जम्मू में जाके उन लोग ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ उन्होंने साइन किया। इन लोगों ने अपील किया था इन इंडिया से कि प्लीज आप लोग आए और हमें यहाँ पर बचाए। लेकिन एज द इंटरनेशनल लॉ कि अगर आपका वहां पर कोई मतलब वो अगर स्टेट आपका अगर कोई वहां का जो कंट्री है या कोई स्टेट है कोई प्लेस है वो अगर आपके कंट्री का पार्ट नहीं है
तो आप बिना मतलब के वहां पर वॉर डिक्लेयर करने आप या वॉर लड़ने आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उनका यही कंसर्न था कि हमारे पास वो राइट है ही नहीं कि हम आपको बचाने के लिए अपना ऐसे फोर्स भेजे, ठीक है, क्योंकि आपका कश्मीर इज नॉट नॉट इंडियन पार्ट। तो इसके लिए राजा हरि सिंह ने भी 3 फॉर्मूला को अप्लाई किया कि जो है कौन से वो 3 फॉर्मूला थे, कम्युनिकेशन, मिलिट्री मतलब डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स में इंडिया को देता हूँ, और बाकी सब स्पेशल स्टेटस है वो मुझे मिलने चाहिए कि मतलब इंडिया का जो भी लॉ रहेगा वो कश्मीर में लागू नहीं होगा। आर्टिकल 370, आर्टिकल 335, तो ये सब गिफ्ट इंडिया ने उन लोग को इसके वजह से दे के रखा था। ऑन 26 अक्टूबर on 26 October 1947 महाराजा हरि सिंह fled from Srinagar and signed treaty of accession with गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो इन लोग को चाहिए था वो अब गवर्नमेंट को अब मिल चुका था। तो अब यहाँ से भी अब जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट के जो जितने भी फोर्स वहां पर चाहिए थे वो वहां पर जाना अब चालू हो गए थे, ठीक है। वो शुक्रिया करो कि मतलब वो जो ट्राइबल्स थे वो मतलब अब अपने आप को 24 से 30 घंटे के लिए वो रेस्ट अपने आप को दे दिए, क्योंकि वहां से नहीं वहां से जो ट्राइबल आए थे ना क्या कैप्चर करने के लिए, ठीक है। ये जो ट्राइबल और भी मतलब बहुत थे, लेकिन फॉर द इसके लिए तो उन लोगों को लगा कि अब हम लोग ने आधा कश्मीर पार कर ही दिया। अब अगर एक बार श्रीनगर पे अगर वो वहां से आए थे, ठीक है, और पूरा वो घूम के वो जो ऊपर का जो पहाड़ है, ठीक है, वहां से उन्होंने चढ़ाई करके वहां से उन्होंने कैप्चर करना चालू किया था। जो मैं आप लोग को पहाड़ पढ़ा था ना ज्योग्राफी में, वहां से हाँ उन लोगों ने वहां से कब्जा करना चालू किया, ठीक है, ताकि अगर सामने से फोर्स आए तो हम लोग को आसानी से यहाँ से हटा नहीं सकती। और श्रीनगर हमारे लिए एक अभेद किला मतलब अभेद किला बन जाएगा कि मतलब कोई भी हमको यहाँ से हटा नहीं सकता, ठीक है। और जब एक बार क्या कैपिटल हाथ में आ गया तो इसका मतलब पूरा स्टेट हमारे हाथ में आ गया। तो दे टुक द रेस्ट, ठीक है। ऐसा मतलब कितने बुक में लिखा भी गया कि जो मतलब ट्राइब्स के जो लीडर था, ठीक है, उसान हाँ उसान अली खान, ठीक है, जो ट्राइब्स का जो हेड था जिसको मतलब हेड बना के वहां पर भेजा गया था ट्राइब्स का हेड कि आप लोग को ये तो ट्राइब्स को लीड करना है, उसान अली खान। तो उसने कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट से उसने कुछ मतलब ट्रेडी साइन किया था कि मतलब मुझे इतना इतना जगह या इतना इतना कश्मीर का पार्ट मुझे चाहिए जहां पर मैं आराम से रह सकता हूँ, जहां पर मुझे एक जामीनदारी मिले, ठीक है। लेकिन उससे एन वक्त उसको उसको पता चल गया था कि जो पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान के जो भी वो जिन्ना है उस पे जो आर्मी है वो मुझे कुछ नहीं देने वाले, सिर्फ अपना काम निकलवा के उन लोग मुझे और मेरे ट्राइब को उन लोग मतलब एक बोलते हैं एक यूज के थ्रू हम लोग को उन लोग करने वाले, ठीक है। तो बहुत सारे बुक में मतलब डिफरेंट व्यू है, कोई बोलते हैं कि देवर goes to the Srinagar, so they decided to rest and next day we will attack with the next strength or the next level power, ठीक है। और कितने व्यूज में ये लिखने की they were the disputes या जो ये था उस्मान अली खान उसको पता चल गया था कि जो पाकिस्तानी लोग जो है वो हमको बस यूज एंड थ्रो करने वाला है और हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए उसने अपने जो फोर्स को वहां पर उसने स्टॉप करके रख दिया। तो फिर ये जो था ये जो टाइम गैप बना या जो ये टाइम का लैप्स बना, दिस वाज द गोल्डन चांस फॉर द इंडियन ट्रूप्स टू गो एंड फाइट अगेंस्ट द दैट ट्राइबल्स। तो फिर वही इंडो
पाकिस्तान वार 1947 और यू कैन से 1948। ठीक है, ये जो वॉर था ये आपको चला था। हाँ, दिस इज द फर्स्ट वॉर। इसको आप कश्मीर वॉर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप कश्मीर वॉर भी आप लोग बोल सकते हैं। फिर से कश्मीर के लिए इन लोग स्टार्ट करेंगे 1961 में। ठीक है, फिर से इन लोग बांग्लादेश का जो इन लोग वहां पर जो भी कारागिरी करते हैं, इन लोग जो बांग्लादेश क्राइसिस आता है जहाँ से वहां से बहुत सारे शरणार्थी या रेफ्यूजी इंडिया में आएंगे, तो इसके लिए इंडिया इन लोग के साथ वॉर करेगा 1971 में। बाद में इन लोग का फोर्थ वॉर हम लोग पढ़ेंगे जो था कारगिल, जो फिर से इन्होंने कश्मीर के लिए किया था और हमेशा यहाँ से पिट पिट के उन लोग भागे। सबसे पहले 22 अक्टूबर टू 1947 से लेके 5 जनवरी 1949 तक ये वॉर चल रहा था। ठीक है, अगर मैंने आप लोग को एक फैक्ट मैंने बताया नहीं बता, मुझे नहीं पता कि अगर कोई सोल्जर, अगर कहीं का भी सोल्जर अगर ऊंचाई पे रहता है, ठीक है, तो जो सोल्जर जो नीचे से जा रही है उसको हटाने के लिए उन लोगों को ज्यादा पावर चाहिए। ठीक है, अगर जो सामने वाला का जो आर्मी है वो अगर ऊंचाई पे बैठा है, ठीक है, और आपको और आप अपनी आर्मी को लेके आपको नीचे से जाना है उसको वहां से हटाने के लिए, तो जो रेशो रहता है वो 10:1 रहता है। ठीक है, हाँ, जो 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 ऊंचाई पे बैठा है उसका एक सोल्जर और आपका 10 सोल्जर बराबर रहेगा। ठीक, क्योंकि वो ऊंचाई पे बैठा है, उसको फायदा है, आपको पता भी नहीं चले कि वो कहां पर छुपा है और गोली आके लोग को वो मतलब खत्म कर देगी। ठीक है, इन्होंने सेव किया था कारगिल में भी, वो तो आगे का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर भी उन लोगों ने कई टॉप्स को, मतलब हिल नहीं बोल सकते, पहाड़ नहीं बोल सकते, कई टॉप को उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इसके लिए जो टाइम लगा था वो 22 अक्टूबर से लेके 1947 से वो स्टार्ट हुआ था और खत्म हुआ था 5 जैन टू 1949 चल ही रहा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू को, ऑफकोर्स जो जवाहरलाल अपने थे जवाहरलाल नेहरू, उनको ला के अब यहाँ पर पीस होना चाहिए, बल्कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम लोग पाकिस्तान को पीछे हम धकेल ही रहे थे, वो पीछे वो हटते जा रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जाके यूएन में बोले, उनका मतलब मेन इंटेंशन ये था कि मतलब यूएन में जाके दुनिया को बताओ कि जो पाकिस्तान है वो हमारे ऊपर कितना एग्रेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो वो तो यहाँ से तो अच्छे इंटेंशन में गए थे, लेकिन वहां पर यूनाइटेड नेशन काउंसिल ने बोला कि कोई बात नहीं, वॉर यहाँ पर सीज फायर करो, जहां पर पाकिस्तान की सोल्जर खड़ी है वो वहां पर ही रहेगी, और जहां पर इंडिया की सोल्जर खड़ी है वो वहीं पर रहेगी, और जो बीच में जो गैप है इट विल बी द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आपको तो फिर जाने के लिए किसने बोला था यूएन काउंसिल में? नो पोस्ट बन रहा था। ठीक है, बन रहा था, बन रहा था। ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि हमारी जो आर्मी है, ठीक है, दुश्मनों का आर्मी वो पीछे वो ढकेल रही है, अगर मेरी जब आर्मी जाना किसको चाहिए था? पाकिस्तान को, क्योंकि उनकी आर्मी लगातार पीछे हट रही थी, लेकिन गया कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसके लिए पाकिस्तानी मतलब अब अभी भी बोलते हैं कि मतलब हम लोग ने इंडिया से आधा कश्मीर छीन के, हम लोग का मतलब बोलने का स्टाइल बदल रहे थे कि हम लोग ने इंडिया के सीने से आधा कश्मीर को काट लिया। यूएन में हम नहीं गए थे, आप गए थे, वो तो अलग बात है कि अगर वो यूएन में नहीं जाते, ठीक है, तो अगर वो यूएन में नहीं जाते तो आज पूरा कश्मीर हमारे पास होता। सो आई अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज द मतलब अपना जी हाँ भी जा सकता है, जी हाँ क्यों नहीं जा सकता? अपने आप अगर उसको अपने कंट्री को अगर रिप्रेजेंट करना है
तो वो जीना भी जा सकता था, तो ये नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्ट ये हुआ कि जो पाकिस्तान के सोल्जर थे, अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया, ठीक है, उनका जो किलिंग रेशियो था पाकिस्तान का, वो 6000 सोल्जर थे, और जो इंडिया के थे वो 1104, ठीक है। तो इतना ज्यादा उन लोग का किलिंग रेशियो बढ़ गया था, ठीक है। ये जो किलिंग रेशियो है वो है पाकिस्तान, और ये जो किलिंग रेशियो है वो है इंडिया का। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2/3 ऑफ कश्मीर केम टू इंडिया, ठीक है। 2/3 ऑफ कश्मीर केम टू इंडिया। उसका जो प्रॉब्लम हुआ वो अभी तक चल सकता है, तो चल रहा है। जो उन लोग के पास कश्मीर है, इंडिया बोलता है कि इट इज पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो हमारे पास है उसको बोलते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। उन लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि उन लोग कश्मीर के जो कल्चर है उसको इंडिया बर्बाद कर रहा है। लेकिन मजे की बात तो ये कि जहां पर जो पीओके है पाकिस्तान के साइड में, वहां पर लोगों को कश्मीर का भाषा बोलने नहीं है। मतलब समझो कि मतलब पहले तो कश्मीर बोलने वाले लोग तो दोनों साइड पे थे, पहले तो कश्मीर एक था, ठीक है। जब डिवाइड हुआ तो इंडिया के जो कश्मीर है वहां पर अभी भी लोग कश्मीरी बोल रहे हैं, कश्मीरी कल्चर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पीओके में ऐसा क्या हो कि वहां पर किसी को मतलब बहुत कम लोग बच गए जो कश्मीर बोल सकते या समझ सकते हैं। वहां पर सिर्फ है पंजाबी बोलने वाले लोग, पंजाबी बोलने वाले जो पाकिस्तानी वो है, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने फिर से जो कश्मीरी थे मुस्लिम, उनका वहां पर बुच्चड़ करना उन्होंने वहां पर चालू किया। ऑफ कोर्स उन लोगों को कोई उन लोग का एक ही फंड है कि हम लोग को मतलब हम लोग को अपना एरिया बढ़ाना है। उन लोगों को कोई मतलब कश्मीर से प्यार नहीं है, उन लोगों को कश्मीर से कोई प्यार नहीं है कि वी लव कश्मीर, वी आर फाइटिंग फॉर कश्मीर, नहीं। उन लोगों को अपना एरिया बढ़ाना है। अभी भी जो इंडिया में जो कश्मीर है वहां पर लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत क्या सभी लोग हैं जो कश्मीर बोल भी सकते हैं, कश्मीरी समझ भी सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में जो कश्मीर है ना, वहां पर कश्मीरी बोलने वाले का जो रेशियो है वो बहुत कम बच गया है। अभी जो कश्मीर का जो हालत है पीओके का, कश्मीर का नहीं पीओके का, वहां पर ऐसा हालत है कि वहां पर अब पंजाबी बोलने वाले लोग ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि वहां पर जितने भी पंजाबी हैं, मुस्लिम पंजाबी वो वहां पर माइग्रेट करते रहे, और जो ओरिजिनल कश्मीरी के उन लोग को दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं। तो उसका रिजल्ट ये है। रंजीत सिंह का तो जो था पाकिस्तान में है ही कौन, पाकिस्तान उर्दू, उर्दू। लेकिन मजे की बात वो है कि वहां का 95% जो पॉपुलेशन है वो उर्दू को समझते ही नहीं। 95% जो है वो पंजाबी बोलते हैं वहां, ठीक है। पंजाब मतलब पूरा पाकिस्तान पंजाब था, देखा जाए तो इनके नाम पे एक्चुअली ऐसा कोई जगह नहीं। They are the beggars. ठीक है। अभी जो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब लास्ट वॉर जब खत्म हुआ था मराठा के साथ ब्रिटिश का, तब वहां पर फ्रेंच का भी कुछ आप लोग को वहां पर हाथ पैर वहां पर मिला था कि फ्रेंच भी मराठा को हेल्प कर रहे थे। तो वहां पर ट्रीटी में और क्या था कि जो फ्रेंच है, ये जो साइन था कि मतलब अब फ्रेंच यहाँ पर अब कुछ नहीं करने वाले, अब आप लोग फ्रेंच को ना, फ्रेंच आपको कुछ ही मतलब तब तो मराठा ही उन लोग के कब्जे में चला गया था। लेकिन जब मैसूर का जब आखिरी वॉर हुआ था, ठीक है, फोर्थ वॉर ना, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, तो उसका जो ट्रीटी हुआ था वो कौन सा था ये ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम ना, श्रीरंगपट्टनम। तो उसमें उसमें फ्रेंच को क्या बोला गया था कि आप यहाँ पर जहां पर हो वहां पर आप रहो, हम लोग को वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पर फोर्टिफिकेशन और आर्म्स नहीं रखोगे, ठीक है। तो ब्रिटिश तो यहाँ से चले गए, लेकिन फ्रेंच यहाँ पर अभी भी थे। उन लोग बेचारे अपने यहाँ पर अच्छे रहते, उन लोगों को कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उन लोग की भी जितनी अकड़ थी वो सब ब्रिटिश ने निकाल दिया था। तो यहाँ पर उन लोग सिर्फ अपना एक
सेटलमेंट बना के यहाँ पर रह रहे थे ओनली फॉर द बिजनेस पर, ओनली फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो उसका मतलब है पोंडुचेरी, माही एंड मलाबार कोस्ट एंड चंद्रनगर इन बंगाल, ठीक है, चांदेर नगोर। वहीं पे तो उसने ये किया Accession of Indian territory occupied by French, ठीक है। तो यहाँ पर जो पौंडीचेरी है, यूटी या उसका और बाकी जो अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट, वो मतलब एक्ट अभी मैं मतलब भूल रहा हूँ, आर्टिकल भूल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट जो भी ड्यूटीज है उसको या तो प्रेसिडेंट रूल कर सकता है, वो प्रेसिडेंट के अंदर आएगा, और सबऑर्डिनेट और द ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू रूल ऑन दैट प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा कभी दिल्ली में मतलब वहां पर सीएम तो है लेकिन टेरिटरी है, बट वहां पर सीएम भी है, ठीक है, वहां पर सीएम भी है, लेकिन वहां पर जो है ना मतलब कोई बड़ा अगर आपको वहां पर डिसीजन लेना है, ठीक है, सीएम को अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वहां पर एलटी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, किरण बेदी, शी वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ऐसा से है अभी तक चल रहा है। अभी और है ठीक है। तो यहाँ पर पौंडीचेरी, फिर बाद में वो स्टेट बन गया ना भैया, कभी बना वो स्टेट है पौंडीचेरी, माही एंड मलाबार, ठीक है। ये जो थे प्लेसेस, और जो चंद्रनागोर, ठीक है, चंदेर नागौर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इन लोग से ये सब मतलब टेरिटरी लेने में इंडिया को कुछ मतलब प्रॉब्लम हुआ ही, ठीक है। सिंपली यहाँ से टॉक हुआ, मतलब जो हमारी जो गवर्नमेंट थी इन लोग से सिंपल फ्रेंच के साथ में टॉक किया, और मतलब फ्रेंच अब यहाँ पर लड़ भी नहीं सकते थे, रेजिस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोग का पहले से जो वेपन बनाने का सिस्टम था इंडिया में, या वेपन रखने का सिस्टम वो सब खत्म हो गया था। इन लोग यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर रह रहे थे, अपना मतलब छोटा मोटा बिजनेस चला रहे थे। तो इंडिया गवर्नमेंट को ये सब पार्ट इंडिया में शामिल करने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ा, दे वर पोलाइटली गिवन ऑल दिस टेरिटरी टू द इंडियन गवर्नमेंट, एंड फिर आदमी फ्रेंच भी यहाँ पे छोड़ के चले गए, ठीक है। लेकिन जो पोर्तुगीज थे वो पोर्तुगीज गए थे 1961 में, आए सबसे पहले। ये मतलब एग्जाम में सवाल पूछा भी गया था, which following this which of the European was earlier was first to enter in India and last to leave the India, so they were the Portuguese, ठीक है। पोर्तुगीज का जो कंट्रोल था गोवा में वो काफी मतलब तगड़ा था, काफी एकदम अच्छा था। तो ऑनलाइन स्टूडेंट नीलेश, हाँ सर।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है? जी जी जी। ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है? तो फिर श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, कि ब्रिटिश के बाद जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था, फोर्थ वॉर, जिसका एंड हो गया था श्रीरंगपट्टनम में एज द ट्रीटी साइन करके, तो वहां पर फ्रेंच को सीधा क्लियरली बोला गया था कि आपको इंडिया में रहना है, आप रहो, लेकिन आप अपने फोर्ट को, आप जहां पर रह रहे हो उसका फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। फोर्टिफिकेशन मतलब जाननी क्या होता है? मालाबार तो इसमें था ना, 1799 श्रीरंगपट्टनम के बाद ही मालाबार और ये अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, तो अगर ब्रिटिशर्स का था तो फिर फ्रेंच के अंडर किसका है? वैसे तो बंगाल भी तब ब्रिटिश के हाथ में, वो उन लोग का यहाँ पर सीडेड टू ब्रिटिश। ये सब जो मालाबार था ये सब लेकिन वहां पर फ्रेंच का भी सेटलमेंट था, वहां पर जब था ना मालाबार में, ब्रिटिश ने क्या बोला था, मैं आपको समझाया था कि हमको आपको यहाँ पर रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर रह के ट्रेडिंग कर सकते हो, कमा सकते हो, अपना पेट चला सकते हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होगा? जब आप किसी इंडियन स्टेट को आप मदद करोगे हमारे खिलाफ, या आप वेपन रखोगे, या आप फोर्टिफिकेशन करोगे, या हमें ऐसा लगा कि आप हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हो, तो उसका एक जो अंजाम है वो बहुत बुरा होगा। आप यहाँ पर रह सकते हो, हमको आपसे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रहो, आप अपना बिजनेस करो, लेकिन प्रॉब्लम है होता है सिर्फ आप किसी को भी आप सपोर्ट नहीं करोगे हमारे खिलाफ। नो वेपन एंड नो फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है शर्मी, बताओ? फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है, फिर अगर आपको समझ में नहीं आता कि तो आप भी अगर सामने से आप पूछो, ठीक है? फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर मेरा ये मतलब घर है, ठीक है, ये मेरा घर है या ये मेरा बंगलो, ठीक है, तो मैंने किले के जैसे मैंने बना लिया, मजबूत बाउंड्री बना दिया, ठीक है, वो ऊपर मैंने तोप लगा दिया, ठीक है, मतलब अगर कोई मेरे ऊपर अटैक करने आएगा तो मैं उसको यहाँ से आराम से रेजिस्ट कर सकता हूँ, उसको बोला जाता है फोर्टिफिकेशन। देखो जैसे कि यहाँ पर जितने भी शिवाजी महाराज की जितनी भी फोर्ट है, उससे मतलब इतने मजबूत किले के दीवार रहते हैं कि आप उस पे कितना भी तोप का गोला मारो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं गिरता, या वहां से तोप लगे रहते हैं, या मतलब ऊपर सैनिक खड़े रहते, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, ठीक है? तो फ्रेंच के साथ ये हुआ था, मतलब ये डील हुआ था कि आपको यहाँ पर रहना है, बिजनेस करना है, रहो, हमें वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमारे खिलाफ कोई भी काम नहीं करोगे, आप ना कोई वेपन रखोगे और आप ना ही वो एरिया को आप फोर्टिफिकेशन करने की कोशिश करोगे। तो वो एरिया कौन सा था? पौंडीचेरी, माही, मलाबार एंड चंद्रनागौर और बंगाल, ठीक है? अब ब्रिटिश तो यहाँ से चले गए, लेकिन फ्रेंच के हाथ में अभी भी ये सब जो स्टेट्स है या ये सब प्लेस है अभी भी फ्रेंच के हाथ में है, ठीक है, अभी भी फ्रेंच के हाथ में है। तो इंडियन गवर्नमेंट ठीक है, तो यहाँ से तो ब्रिटिश तो चल रहे थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट्स थे जो कि फ्रेंच के हाथ में थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच से ये सब स्टेट लेने में, या सॉरी ये स्टेट ये सब प्लेस लेने में गवर्नमेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन लोग के पास पहले से वेपन नहीं था, आर्मी नहीं था, उन लोग यहाँ पर सिर्फ बिजनेसमैन बन के थे, तो उन लोगों ने आसानी से ये सब जो था ये सब टेरिटरी इंडिया को सौंप दिया, ठीक है। असली जो बाद में चैलेंज आएगा वो आएगा पोर्टुगीज, ठीक है, बिकॉज स्टिल नाउ पोर्टुगीज वेर इन गोवा, ठीक है, पोर्टुगीज वेर इन गोवा। पोर्टुगीज यहाँ से कब गए थे? 1961 में गए थे, 1947 में ब्रिटिश गए, पोर्टुगीज यहाँ से गए थे 1961 में गए थे, ठीक है।
जो पोर्तुगीज का जो कंट्रोल था, जो पोर्तुगीज का कंट्रोल था वो दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, फिर बाद में दादरा या एंड नगर हवेली, ठीक है। और इसका कैपिटल क्या था? कैपिटल वाज गोवा। या वही तो मैंने बोला, ठीक है। जो ये सब थे दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, विद द कैपिटल ऑफ गोवा। उन लोग का जो कैपिटल था वो था गोवा, ठीक है। तो इन लोग का जो था कैपिटल था, इन लोग का जो कैपिटल था वो था गोवा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीइंग committed to the policy of settling the dispute between the nation by peaceful means, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन लोग को यहाँ पर मिलिट्री एक्शन लेने की कोई भी वो मूड में नहीं थे। उन लोग यही सोच रहे थे कि जितना पीसफुली हो सके उतना पीसफुली ये सब जो है एरिया वो हमारे कंट्रोल में आ जाया करे। पीपल ऑफ गोवा ऑल्सो टुक द मैटर इन द हैंड एंड स्टैंड अगेंस्ट द पोर्टुगीज एंड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जो जब वहां के जब लोगों को पता चला कि इंडिया गवर्नमेंट हमको यहाँ से मतलब लेने के लिए आई है, मतलब अपने इंडिया में वो हमें शामिल करना चाहती है, ठीक है। तो मतलब पोर्तुगीज जितने भी यूरोपियन इंडिया में आए थे वो सिर्फ हम लोग को सप्रेस ही कर रहे थे। तो गोवा में या दीव एंड दमन या नगर हवेली में जो लोग थे वो भी पोर्तुगीज से खुश नहीं थे। या तो पोर्तुगीज वाज more harsh than the British, पोर्तुगीज वाज more harsh than the British, ठीक है। जितना इन लोगों ने अत्याचार किया है गोवा दीव एंड दमन पे, इतना तो मतलब ब्रिटिश भी मतलब कुछ हद तक मतलब 5 to 6% उन्होंने कम अत्याचार करके गए। लेकिन जो ये सब जो थे पोर्तुगीज वेर द मोर हर्ष देन द ब्रिटिशर। ये रियल है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ठीक, उन लोगों में बताओ, उन लोगों को पनिशमेंट कैसे देते थे, उन लोगों को डेथ कैसे देते थे। ब्रिटिश को सीधा या तो ब्रिटिश को सीधा गोली मार देते या तो फांसी पे लटका देते। इन लोगों को पोल में बांध के पीटते पीटते मार डालते। इन लोग का डेथ सेंटेंस इतना भयानक रहता है। लोगों को ऐसे पोल में ऐसा बांधते थे और उनके पीठ पे डंडा मार मार के, रॉड मार मार के उसको पीट के उसको मार डालते थे। जो पोर्टुगीज थे ना, दे वेर मोर हर्ष देन द ब्रिटिशर। उन लोग के हाथ में जब भी ब्रिटिश आएंगे तो उन्होंने पोर्तुगीज से सब कुछ छीन लिया था। और तो बॉम्बे ऐसा दौड़ी दिया गया था ना, जो था वो कौन था वो चार्ल्स 6 या 4 सेकंड, ठीक है। तो उसको मतलब दिया गया था बॉम्बे को। ब्रिटिश का पोर्तुगीज का जितना भी कनेक्शन था इंडिया से वो खत्म हो गया था। तो उनके कंट्रोल में यही था, ठीक है। तो उन लोगों ने अगर कुछ वहां पर कुछ मैटर भी किया होगा तो हमारे हिस्ट्री में वो मतलब हमें मिलता नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन लोग का ये एरिया बन गया था, ठीक है। तो या तो हमारे हिस्टोरियन वहां पर मतलब ध्यान देना कम कर दिए थे, या तो जितने भी थे वो सब इंडिया में ही लगे थे ब्रिटिश को यहाँ से भगाने के लिए, ठीक है। बट पोर्टुगीज वेर द मोर हर्ष देन द ब्रिटिशर, ठीक है। तो जब वहां के लोगों को जब पता चला कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमारे लिए मतलब पोर्टुगीज से बात कर रही है और पोर्टुगीज उन लोगों को मना कर रहे हैं, तो वहां की जो पीपल है उन लोग ने भी अपना यहाँ से मूवमेंट उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था कि प्लीज फ्री अस एंड गो आउट फ्रॉम हियर। लेकिन यहाँ पर ऑफ कोर्स फिर से पोर्टुगीज मेंटेन दैट वॉल्यूम ऑफ हार्शनेस एंड दे स्टार्टेड टू बीटिंग द पीपल, ठीक है।
इतना मारते थे कि वो मार से आदमी या तो जीवन भर के लिए वो लंगड़ा हो जाए, अंधा हो जाए, या तो वो उधर ही मर जाए। ये उन लोग मतलब इतना हार्शली वो लोगों को पीटते थे। ठीक है, तो फिर से वहां पर जो मूवमेंट चल रहा था पीपल का, वो धीरे धीरे अब शांत होने लग गया था। ठीक है, तो यहाँ से अब इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि यहाँ पर ऐसा बात से काम नहीं होगा, तो इसके लिए इंडिया ने अपना ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय। हाँ, वो भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे। ये सब 1960 में हो गया था ना वो। कर्नाटक के बारे में कर्नाटक पहले ही हो गया था, फिर बाद में जैसा महाराष्ट्र और गुजरात हुआ तो त्रावणकोर था ना वो सब। त्रावणकोर तो कैसा है? त्रावणकोर केरला था, फिर भी जो वो पूरा जो केरला बना है, या जो कुछ पार्ट जो है त्रावणकोर, मैसूरी बोलते थे उसको पहले मैसूर, बाद में कर्नाटक। वही मतलब बाद में जो उसको मैसूर से चेंज करके उसको कर्नाटका में कब बनाया गया था? 1956 में। ठीक है, लिखा यहाँ पर वही लिखा मैंने स्टेटमेंट में, जो मैसूर था उसको फिर बाद में बदल के, मतलब बहुत यहाँ पे तोड़फोड़, मतलब जितने भी बाउंड्रीज थे उन लोग को तोड़ा गया है, फिर से नया नया वहां पर जोड़ा गया। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेसमेंट अभी होने बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर गोवा को कंट्रोल में लेने के लिए यहाँ से चलाया गया था ऑपरेशन विजय। ठीक है, तो ऑपरेशन विजय रात को इंडिया ट्रूप ऑन 17 दिसंबर 1961 में रात को यहाँ से इंडियन ट्रूप गोवा के लिए निकल गया था। ठीक है, लेकिन जो पोर्तुगीज था, पोर्तुगीज वे सरेंडर्ड विदाउट ऑफ फाइटिंग। ठीक है, तो पोर्तुगीज ने सीधा सरेंडर्ड बोल दिया था विदाउट फाइटिंग, और वो गोवा को भी या ये पूरे एरिया को उन्होंने इंडिया के हाथ में देके चले गए। ठीक है, तो फिर बाद में 1962 में ये सबको हमने यूनियन टेरिटरीज के रूप में इसको बना के रख लिया। ठीक है, ऑपरेशन पोलो किसके लिए था? जूनागढ़, हैदराबाद ना, ऑपरेशन पोलो। स्टोन पेटलर्स तो अभी कश्मीर में, पेटलर्स स्टोन फेंक के मारा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना ऑफिशियल लैंग्वेज इशू। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इशू। ठीक है, अच्छा एक मेरे को आप लोग बात बताओ, नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। आगे 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 वेट एकदम से ना, नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में फर्क क्या है? नेशनल लैंग्वेज वो है जो 22 भाषा, जो 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, वो सब नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी विद द देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, हिंदी विद द देवनागरी स्क्रिप्ट, इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। जो इंडिया का जो नेशनल लैंग्वेज है,
नेशनल लैंग्वेज, इसके लिए देखो हम लोग जब भी यूपीएससी पेपर देते हैं तो हम लोग आसामी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, उर्दू में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो जो पार्ट 8, जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 8 में जितने 22 दिए गए हैं, ठीक है, 22 लैंग्वेज, इट ऑल आर द नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। आप लोग को जो बात करना है वो करो, ठीक है। बट वो रीजन में से मेजर मतलब सबसे ज्यादा लोग हैं, 100 लोग रहेंगे इंडिया में, तो उसमें से 60 लोग इंग्लिश बोलते हैं। दैट इज व्हाई वो नेशनल लैंग्वेज होना सर। वो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में तुम डिफरेंस तुम समझ लो। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब क्या, गवर्नमेंट के ऑफिशियल काम के लिए, ठीक है, ऑफिशियल। और जो सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ठीक है। धीरे धीरे तुम जानते तुम चलो। अगर कोई गवर्नमेंट को किसी से बात करना होगा या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अगर स्टेट गवर्नमेंट से बात करना होगा, ठीक है, तो वो हिंदी या तो जो भी गवर्नमेंट का जो काम रहेगा ऑफिशियल काम, ठीक है, इंडिया को जो भी ऑफिशियल काम रहेगा वो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में होगा एज द सेकेंडरी लैंग्वेज, ठीक है। अब बात आएगा यहाँ पर कि नेशनल लैंग्वेज किसको बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि उर्दू का जो है पाकिस्तान का जो है, उर्दू इज ओनली द नेशनल लैंग्वेज एंड उर्दू इज ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन उर्दू को नेशनल लैंग्वेज रख के कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वहां के लोग पंजाबी बोलते, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोगों ने हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज रख दिया तो जो वहां के जो अब साउथ के लोग क्या हिंदी बोलने आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये यहाँ पर मतलब बोलते कि जिसको मतलब हिंदी बोलना है वो हिंदी बोले, जिसको अपना लैंग्वेज बोलना है वो अपना लैंग्वेज वो बोल सकता है। इंडिया के पास सिर्फ 2 चॉइस है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सिर्फ 2 चॉइस है, हिंदी, इंग्लिश। लेकिन जो स्टेट है उसके पास 3 चॉइस है। वो अपना जो ऑफिशियल काम रहेगा वो 3 लैंग्वेज में कर सकता है, हिंदी, इंग्लिश एंड देयर रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि अगर कोई साउथ अगर कोई केरला कोई काम करेगा अपना ऑफिशियल का, तो वो या तो हिंदी में करेगा, उन लोग हिंदी में कभी करते नहीं है, या तो इंग्लिश में करेगा, या तो वो मलयालम में वो अपना ऑफिशियल काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत हिंदी भी ऑफिशियली कर सकते हैं। महाराष्ट्र का गैजेट हाँ कर सकते हैं, सिर्फ मराठी और इंग्लिश में होता है। नहीं कर सकते वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया। तुम्हें ये तीनों में से तुम्हें क्या करना है तुम करो, उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी विद देवनागरी एंड इंग्लिश विल बी द सेकेंडरी, ठीक है। महात्मा गांधी तो पूरे इसके खिलाफ थे कि जो इंग्लिश है इट इज द फॉरेन लैंग्वेज एंड वी शुड बी, मतलब हम लोग को ये इंग्लिश को हटाना चाहिए। लेकिन इंग्लिश अभी भी चल रहा है, उसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, मतलब इंग्लिश अभी भी हमारे बीच में वो है तो है कैसे, ठीक है। सो सेम ही कि नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, ऑनलाइन स्टूडेंट बोलेंगे है। हाँ सर। नीलेश आप ये मुझे बताओ कि जो नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इंडियन नेशनल लैंग्वेज और इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? नेशनल लैंग्वेज वो है जो मतलब पार्ट 8 में दिए हुए 22 लैंग्वेजेस है। हाँ। और ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जो ऑफिशियली यूज किया जाता है हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट, हाँ जो मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है वो जो ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको। जो नेशनल लैंग्वेज है इंडिया के सब रीजनल लैंग्वेजेस और एक बात मैं बोलता हूँ कि एग्जाम में जाना, ठीक है, तो वो जो है ना पार्ट 8 ऑफ इंडियन पॉलिटी उस पर थोड़ा सा ध्यान देके जाना, क्योंकि उस पे से क्वेश्चन बनते हैं और जब बनते हैं तो वो इजी रहते हैं। लेकिन हम लोग उस पे ध्यान नहीं देते तो हम लोग से वो छूट जाता है, वो अपने पॉकेट का मार्क्स रहता है 2 मार्क्स। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इसका इंग्लिश और क्या हिंदी और मैं क्या, ठीक है। तो नेशनल लैंग्वेज किसको बोलते हैं
कि जहां पर पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल फंक्शन हो सके, ठीक है। जो मतलब लोग उसको यूज कर रहे हैं, इट इज नोन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। जो लोग यूज कर रहे हैं, जो इंडिया के लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो हम लोग मतलब यहाँ पर अपने हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, हिंदी में बात करते हैं, लेकिन अगर साउथ साइड में जाएंगे तो वहां पर हिंदी का उन लोग अपने भाषा को उन लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो वो मतलब है, मतलब अपना जो नेशनल लैंग्वेज है वो पार्ट 8 ऑफ इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी इंडियन पॉलिटी नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसमें 22 लैंग्वेज है, ठीक है। तो वो सब अपना है, मतलब नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन जब बात आएगा ऑफिशियल लैंग्वेज का, ठीक है, तो यहां से आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो काम रहेगा, ठीक है, जो लैंग्वेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करेगी अपने काम के लिए, तो उसको बोलेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट बिजनेस, नेशनल कोर्ट में वो यूज हो सकता है, ठीक है, या तो पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये सब जो भाषा जहां पर यूज हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट अपने लिए यूज करती है, उसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सबसे पहले हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट एंड सेकेंडरी एज द इंग्लिश, ठीक है। यहां तो समझ में आया? Yes, I got it. ओके। तो जो गांधी जी थे ना, गांधी जी को ये लग रहा था कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज नॉट आवर पार्ट, ठीक है, वो हमारा लैंग्वेज नहीं है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ इन्वेडर्स। मतलब वो ये बोलना चाहते कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो ब्रिटिशर्स का लैंग्वेज है, और हम लोग को ये लैंग्वेज को हटाना चाहिए, ठीक है। ये बात चल रहा था। तो जो साउथ के लोग थे, मतलब जो नॉन स्पीकिंग, जो नॉन हिंदी स्पीकर्स थे, ठीक है, नॉन हिंदी स्पीकर्स, उन लोग को डर लगने लग गया, ठीक है, फियर होने लग गया कि अगर ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर ये हिंदी को रखेंगे, ठीक है, तो पार्लियामेंट में भी यही, मतलब जो भी बड़े बड़े ऑफिशियल है, तो यहाँ पर तो हिंदी यूज होगा, और हम लोग को हिंदी बोलने आते नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर कम होने लग जाएंगे, ठीक है। या तो उसका सेकेंड इफेक्ट ये होगा कि हमारा जो लैंग्वेज है, ठीक है, हमारा जो लैंग्वेज है, जैसे कि मलयालम, तेलुगु, क्या ये सब हमारा लैंग्वेज धीरे धीरे खत्म हो जाए, ठीक है। और हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आता। बात ये भी चल रहा था, कि जो नेशनल लैंग्वेज है वो उसको हम हिंदी रखते हैं, ठीक है, इसका बात चल रहा था, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी हमारा हिंदी रहेगा, ठीक है। लेकिन जब बात होने लगे कि नहीं, अगर आप नेशनल लैंग्वेज रखेंगे हिंदी, तो हम लोग को तो हिंदी समझने नहीं आती, अगर आप नेशनल लैंग्वेज रखोगे हिंदी, तो हम लोग का कल्चर का क्या, हम लोग का लैंग्वेज का क्या, इसका मतलब हम लोग का तो लैंग्वेज तो खत्म हो जाएगा, हम लोग का कल्चर तो खत्म हो जाएगा। सो इट इज नॉट राइट थिंग, ठीक है। तो इसके लिए मतलब नेशनल लैंग्वेज में वो छूट दे दिया गया, ठीक है। लेकिन बात ये भी चल रहा था कि जो इंग्लिश है उसको यहाँ पे हटा दो। तो जो साउथ, मतलब ज्यादा साउथ नहीं, मतलब ज्यादा तो साउथ में ही है ना, नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल्स, तो उन लोग का ये बोलना था कि अगर गवर्नमेंट हमसे, जब ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगा हिंदी, जब वो हमसे हर एक बात, या अपना जो इसका जो बिजनेस रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट का, वो सिर्फ इंग्लिश में ही, वो सिर्फ हिंदी में ही चलेगा, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। वो हम लोग को तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है, तो हम लोग उसको पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग को कम से कम मतलब हम लोग को कम से कम इंग्लिश चाहिए, ठीक है। एंड इट वाज नॉट पॉसिबल कि मतलब जितने भी 22 भाषा है पार्ट 8 में, वो सबको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। इट वाज नॉट ऑफिशियल, मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल ना, इट वाज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए मतलब जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उन्होंने बोला था कि ये 1965 तक इंग्लिश को हम एज द सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज हम उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो मतलब अभी जवाहरलाल नेहरू अभी दूर है, अभी उससे पहले 2-3 स्टेप और, ठीक है। सबसे पहले इसको मतलब बात सोचा गया था कि जो हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, ठीक है।
लेकिन बात ये था कि अगर हम लोग ने इंग्लिश को रखा तो इंग्लिश इन दिस द अननेचुरल पोजीशन ड्यू टू ब्रिटिशर्स, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हमारा लैंग्वेज नहीं है, वो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहेगा, अगर हम लोग ने इंग्लिश का एज द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया तो इसका मतलब ये रहेगा कि हमारा जो हिंदी लैंग्वेज है वो ब्रिटिश के सामने, वो ब्रिटिश का जो लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उसके सामने ये क्या बोलते हैं उसको, इंफीरियर हो गया, और जो इंग्लिश है वो हमारे लैंग्वेज जो हिंदी है उससे सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता कि हम इंग्लिश को हम यहाँ पर नहीं रखने वाले। फिर बाद में इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग हिंदुस्तानी लैंग्वेज रखें। हिंदुस्तानी लैंग्वेज, हिंदी और हिंदुस्तानी लैंग्वेज में डिफरेंस है, ठीक है। हिंदुस्तानी लैंग्वेज वाज द मिक्सचर और द मर्जर ऑफ पर्शियन, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज, जो कि बहुत सिंपल था, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल था। हिंदुस्तानी लैंग्वेज इज द मर्जर ऑफ पर्शियन, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज, जो कि बहुत सिंपल था। संस्कृत तो बुद्धा के टाइम में, जब मैं आप लोग को मैं जब एंशिएंट पढ़ाऊंगा तो आप लोग को ये पता चलेगा कि जब बुद्ध जब थे तब तो पूरे देश में तो इंग्लिश बोला जा रहा था, उस समय तो मतलब पूरा संस्कृत वो बोला जा रहा था, ठीक है। लेकिन उस समय में भी बहुत सारे लोग थे, संस्कृत मतलब पूरे देश में नहीं, मतलब जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी वो लोग वेद लिख रहे थे उनको संस्कृत में लिख रहे थे। उस समय तो हम लोग को संस्कृत नहीं समझ में आया, तभी तो आया प्राकृत लैंग्वेज, तभी तो आया पाली लैंग्वेज। बात को समझो, ठीक है, ये सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी आप जब जाओगे तो आप जाके आप पॉलिटी का बुक आप एक बार ना खोल के देखना, वहां पर 22 लैंग्वेजेस पार्ट 8 में वहां पर पाली भी रहेगा, ठीक है। पाली तो क्यों लाया, पाली लाया गया था, वो लाया था बुद्धा नहीं लाया था, ठीक है। जो पाली जो लैंग्वेज था वो बुद्धा नहीं लाया था, उन्होंने क्यों लाया था, ताकि जो मैं सिखाता हूँ, जो मैं लोगों को बताता हूँ, जो मैं लिखता हूँ वो लोग समझ सके, ठीक है। वो जो बुद्धा का जो इन्फ्लुएंस था नॉर्थ इंडिया में, तो जो नॉर्थ इंडिया के जो पीपल्स है ना, पीपल्स दे कांट अंडरस्टैंड द संस्कृत, ठीक है। और साउथ में तो उन लोगों का मतलब कुछ अलग ही भाषा था, ठीक है, संस्कृत वहां पर कुछ था। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जितने भी ब्राह्मण जो वेद लिख रहे थे उन लोग का जो मंत्र का उच्चारण था वो सब संस्कृत में था। उस समय हम लोग नहीं समझ पाए, तो अब हम लोग संस्कृत कैसे समझ पाए, ठीक है। हालांकि वो होना तो ये चाहता कि हम लोग का जो लैंग्वेज था हम लोग को संस्कृत समझ में आना चाहिए था, लेकिन बुद्धा के टाइम में हम लोग संस्कृत नहीं समझ पाए, इसके लिए बुद्धा ने पाली लैंग्वेज लाया ताकि हम लोग को समझा सके। तो संस्कृत तो यहाँ पर रखने में कोई मतलब बनता ही नहीं। अभी जो हिंदू जो फॉर्म हुआ है पर्शियन, हिंदुस्तानी लैंग्वेज, रिटन में क्या था, क्या मिक्सचर था? रिटर्न में तो फिर देवनागरी में है क्योंकि संस्कृत भी इसमें मिला हुआ है। या देवनागरी का मतलब क्या है, लोकल लैंग्वेज। रिटर्न मतलब अगर मैं ऊपर से कुछ में हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो देवनागरी मतलब क्या, नीचे में संस्कृत के भाषा में या कुछ मतलब और भाषा में मैं उसको मैं कॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तभी तो उसको बोला जाता है ना हिंदी नेशनल लैंग्वेज विद देवनागरी स्क्रिप्ट। अगर मैं सिर्फ बोल दूंगा हिंदी, देन इट इज रॉन्ग, विद देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश, मतलब ऐसा मतलब स्क्रिप्ट के साथ में लिखा है, हाँ, ठीक है। तो जो मतलब बोलते हैं ना कि मतलब बिहार या यूपी साइड का मतलब कोई मतलब लैंग्वेज है ही नहीं, उन लोग हिंदी को उन लोगों ने कॉपी किया है, तो नहीं, जो बिहार और यूपी के साइड पे जो लैंग्वेज है ना वो पाली है, वो वही प्राकृत है, ठीक है। लेकिन लोगों ने उसको मतलब उसका अहमियत जाना ही नहीं, जैसे कि साउथ में जो केरला है, ठीक है, या तेलंगाना के जितने कर्नाटक के लोग हैं उन लोग को अपने मतलब लिपि पता है, उन लोग ने उसको मतलब अहमियत दिया, उन्होंने उसके लिए लड़ा है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्थ इंडियन थे जैसे यूपी बिहार वाले लोग, मतलब उन्होंने पाली और प्राकृत को मतलब इतना उन लोगों ने सम्मान दिया ही नहीं। या तो मैं ये बोलूं कि संस्कृत के बाद में जो लैंग्वेज था जुना था, सबसे पहले तो संस्कृत आया था, उसके बाद में जो लैंग्वेज आया था वो पाली था, ठीक है। लेकिन अभी भी पाली को कोई भी बोलता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। संस्कृत की पहले अपनी भाषा है ना, रामायण में तमिल की बोलते हैं। हाँ,
जो संस्कृत है ना वो उसमें बहुत सारे मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे मिक्सचर मतलब भाषा का उसमें बहुत सारे मिक्सचर है संस्कृत में। अवधि संस्कृत हो गया वो 8 भाषा है ना, अवधि भोजपुरी और वो सब में नहीं आता है, और संस्कृत जो या आपने बोला है ना ये सब भोजपुरी और अवधि और ये मधुबनी, ठीक है, मधुबनी 50-60% प्योर पाली लैंग्वेज है, मतलब 50-60% पूरा नहीं है, और भोजपुरी मतलब सिर्फ 4-5% वो पाली लैंग्वेज, उसको हम लोग पूरा नहीं बोल सकते इट इज 100% प्योर पाली लैंग्वेज नहीं, ठीक है। तो उस समय तो हम लोग को संस्कृत समझ में नहीं आया, बुद्धा के टाइम पे, जैन के वर्धमान महावीरा के टाइम पे, तो अब कैसे हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो इंग्लिश तो वहां से खत्म हो गया, इट इज द फॉरेनर लैंग्वेज, वी डोंट वांट इंग्लिश, ठीक है। फिर बाद में हिंदुस्तानी लैंग्वेज वाज अ मिक्सचर ऑफ पर्शियन, हिंदी एंड उर्दू, लेकिन जो पाकिस्तान था उसने एडॉप्ट कर लिया था उर्दू को एज द नेशनल, एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग हिंदुस्तानी को भी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें उर्दू का सेंटेंस आता है, ठीक है। आप क्या बात कर रहे हो? प्रॉपर हिंदी और भोजपुरी वो टाउन अरे वो उसमें मतलब कुछ लगभग मतलब पॉइंट का कुछ फर्क रहता है, देखते कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स सेंटेंस बनना ही अलग होगा। नीलेश, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ हाँ सर समझ गया। ओके। फिर बाद में अब यहाँ पर बात आया था यहाँ पर हिंदी का, ठीक है, बात यहाँ पर आया था हिंदी का। सो हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द इंडिया, ऑफ कोर्स हिंदी जो था इट वाज द हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकर थे उन लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता, ठीक है। तो हिंदी तो हम लोग को रखना ही है, लेकिन उसके साथ में हम लोग को कुछ उसका अल्टरनेटिव भी हम लोग को रखना होगा, ठीक है। हिंदी वाज चूजन ओवर, वही मतलब बाकी लोगों को कुछ समझने में प्रॉब्लम ना है, तो हिंदी वाज चूजन एज द मेजर ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सेकेंडरी वाज इंग्लिश, हिंदी विद देवनागरी एंड सेकेंडरी वाज इंग्लिश, ठीक है। तो वहां पर वो तो ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। जैसे कि गांधी जी पूरे खिलाफ थे, उन लोग का मतलब हम लोग का मतलब एक वो बोलते हैं एक टंगी बैठ गया, जैसे कि अगर ये वहां पर जाएगा, गांव में जाएगा ना, तो वहां पर इसको अंशुल नहीं बोलेंगे, अंशुल ऐसे ही, मतलब कि एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन नहीं बोलेंगे, एग्जामिनेशन, ठीक है। तो है तुम्हें बुलाएंगे वो ईसा, ठीक है। तो नेहरू वाज इन फेवर ऑफ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि इन लोग को पूरा, अगर मैं हिंदी को अगर मैं बोल दूं ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये थोपना हो जाएगा, मतलब लोगों पे मैं ऐसा थोप रहा हूँ हिंदी, ठीक है। और अभी हम लोग ने इंडिपेंडेंट हासिल किया, अगर यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो हम लोग को नहीं चाहिए। तो इसके लिए नेहरू ने बोला था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 1965 तक वो चलेगा, ठीक है, तब तक वो चलेगा, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। So what was the final? So what was the final?
तो व्हाट वाज द फाइनल, फाइनल ये हुआ कि जो स्टेट है, इस स्टेट को अपना हिंदी भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, उन लोग का जो ऑफिशियल है मतलब उन लोग का जो स्टेट लैंग्वेज है, उन लोग आपस में पार्लियामेंट में उन लोग अपने हिसाब से काम वो कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्टेट से जब डील करेंगे तब हम हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट और इंग्लिश में हम बात करेंगे, ठीक है, ताकि वो एक बॉन्डिंग बना रहे, ठीक है। लेकिन साउथ में जो लोग थे उन लोगों को टेंशन आ गया कि मतलब 1963 या 1965 तक इंग्लिश है, 1965 तक इंग्लिश है, उसके बाद में क्या, ठीक है। नेहरू जी ने तो बोल दिया कि 1965 तक इंग्लिश रहेगा, हम लोग इंग्लिश से भी काम चलाएंगे, लेकिन 1965 के बाद में क्या होगा, बाद में भी तो कुछ चाहिए ना। तो फिर से यहाँ पर जो था एक्ट यहाँ पर पास किया गया 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है। 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है। The object of the act was to remove the restriction which have been placed by the constitution for use English after the certain date, namely 1965, ठीक है। इसका मेन एम ये था कि जो भी हम लोग ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है इंग्लिश पे कि हम लोग 1965 तक ही इंग्लिश को यूज करेंगे या उसको मतलब इस्तेमाल में लाएंगे एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हम वो रिस्ट्रिक्शन को हम लोग वो हटा देते, ठीक है। जब तक लोग चाहेंगे तब तक इंग्लिश को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। बात को समझना, पहले गांधी जी ने क्या बोला था, पहले गांधी जी ने बोला था कि हमें इंग्लिश नहीं चाहिए, हमें इंग्लिश नहीं चाहिए, गांधी जी ने बोला था ना। नेहरू ने बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट को जब प्रॉब्लम हुआ तो नेहरू ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 1965 तक हम काम चला लेंगे, ठीक है। फिर से साउथ के जो मतलब जो नॉन हिंदी स्पीकर थे उन लोगों को डर लगने लगा कि ठीक है 1965 के बाद में क्या, मतलब 1965 के बाद में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके लिए 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को पास किया गया था, ठीक है। 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को पास किया गया था कि जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हम हटा देंगे और 1965 के बाद में भी ये चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब इंदिरा गांधी पावर में आई, व्हेन इंदिरा गांधी became the PM, when Indira Gandhi became the PM of India in 1966, First year was 66. फर्स्ट वुमेन PM, इसके पहले कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे ना। ठीक है, तो in 1975 कैसे, in 1967 she had completely abolished the 1963 act, ठीक है। जब इंदिरा गांधी जब पीएम बनी 1965 में, तो वो 1967 में जो ये एक्ट बना था 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उसको हटा दिया गया था, ठीक है। और उन्होंने ये बोला था कि मतलब इंग्लिश जब तक लोग चाहें तब तक ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। जब तक लोग चाहे ये तब तक यहाँ पर चलेगा। इनडिफिनिट पॉलिसी फॉर बायलैंगुअलिज्म, ठीक है, बायलैंगुअलिज्म वाज एडॉप्टेड, ठीक है। जब इंदिरा गांधी आई थी तब इन्होंने इनडिफिनिट पीरियड बायलैंगुअलिज्म उन्होंने एडॉप्ट किया था, ठीक है। मतलब हम लोग हिंदी को भी रखेंगे, हम लोग इंग्लिश को भी रखेंगे फॉर इनडिफिनिट पीरियड, ठीक है। उसका कोई पीरियड नहीं रहेगा, ठीक है, सही लिखा, फॉर इनडिफिनिट पीरियड, ठीक है। उसका कोई मतलब पीरियड नहीं रहेगा, जब तक लोग चाहेंगे, जब तक लोग मतलब संतुष्ट नहीं होंगे कि अगर हम लोग को इंग्लिश को हटाना है तब तक हम नहीं हटाएंगे, ठीक है।
तो जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, जवाहरलाल नेहरू, उनका एक एम ये भी था कि मतलब आगे चल के हम लोग को ये हायर स्टडीज से भी इंग्लिश को निकालना है, ठीक है। 1965 के बाद में धीरे धीरे करके हम लोग को हायर स्टडीज से भी इंग्लिश निकालना है, ठीक है। लेकिन जब पावर आया इंदिरा गांधी के हाथ में, then she had abolished the 1963 Act of Official Language Act, and she had told that India is the indefinite bilingualism, ठीक है। इसको ही अमेंड इसको मतलब लिखा गया था कि कुछ समय तक या और 2-3 साल तक आप इंग्लिश में आप बात कर सकते हो या इसको यूज आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब इंदिरा गांधी remove that sentence and she had told कि indefinite bilingualism, ठीक है, ठीक है। It provided the use of English as an associated language in addition to the Hindi for the official work at the center for the communication between the center and the नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, ठीक है। मतलब जो वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाया था 1963 में कि मतलब कुछ हद तक चलो और हम लोग इंग्लिश में बात कर लेंगे, लेकिन she had removed that point and she had amended this 1963 Act और इन्होंने बोला था indefinite bilingualism, ठीक है। ये जैसे बता, हाँ, इसके साथ और एक मतलब अभी जैसे कि ये अमेंडमेंट एक्ट, तो वो मेजर अमेंडमेंट एक्ट भी इसके साथ जैसा कि ये एक मेजर अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये कौन सा अमेंडमेंट था? वो इसका अमेंडमेंट ये कितना अमेंडमेंट है? ये 1963 में हुआ था ना, तो जब इंदिरा गांधी बनी तो ये बस एक बार ही अमेंड हुआ है। तो ये जो एक्ट है ये मतलब एक बार ही अमेंड हुआ है, सेकंड अमेंडमेंट। दिस वाज सेकंड, हाँ, सॉरी, दिस वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट, क्योंकि इसको सिर्फ इंदिरा गांधी ने इसे अमेंड किया और वो अभी तक चल रहा है। नहीं, मतलब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 67 में कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से ये पास किया गया? जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डेमोक्रेटिक और ये सब ऐड किया गया 46 का। तो मैं ये पूछ रहा 46 मतलब 76, तो 40 के रेंज में ही है क्योंकि ये टाइम पे बहुत सारे अमेंडमेंट हुए जिसके वजह से आज इंडिया बना। यही टाइम पे हुआ, स्टेट रिओर्गनाइजेशन भी हुआ था, तो ये सब चीज अमेंड हुए। ना नोट भी बनाना था नेक्स्ट टाइम, तो उसमें से तो एक लाइन ऐड करना या अमेंडमेंट को बदल सकते हैं। दस के अंदर अमेंडमेंट का 15 अमेंडमेंट 15 अमेंडमेंट एक्ट 1963। यहाँ पर देखना, जहाँ पर ये है और 14 ये वाला साइड बहुत अच्छा है सर, लेजिस्लेटिव और ठीक है। तो अभी किसको पता है कुछ मतलब करंटली मतलब कौन सा एक्ट है पार्लियामेंट में? अगर मैं पूरा में डीपली जाऊंगा तो वो पॉलिटिकल लेक्चर हो जाएगा, लेकिन इसे कंप्लीट करने के लिए मैं आपको 2-3 आर्टिकल में बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 343 the constitution which state that official and article 343 of the constitution which states that the official language of India shall be Hindi in Devanagari script, ठीक है। तो मतलब ये कौन से एक्ट से बना, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो इसे
सपोर्ट करता है, तो वो है आर्टिकल 343। अकॉर्डिंग टू दिस द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज द हिंदी विद द देवनागरी स्क्रिप्ट। इंग्लिश जो है वो सेकेंडरी है, ठीक है, इंग्लिश जो है वो सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 343 सब सेक्शन 3, आर्टिकल 343 सब सेक्शन 3, यहाँ पर बोला गया स्टेट्स मतलब स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड द यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि मतलब यहाँ पर सिर्फ या पार्लियामेंट में इंग्लिश में बात होना चाहिए, तो पार्लियामेंट के बाद वो हक है कि वो इंग्लिश को एज द लैंग्वेज वो प्रिफर कर सकता है, ठीक है। अभी वो किसको प्रिफर करता है? हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट, लेकिन अभी वो मतलब पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि वो इंग्लिश को प्रिफर कर सकता है, ठीक है। वो 34 343 में आता है। जैसे कि दिल्ली और पुलिस में ऑफिशियल लैंग्वेज कैसा यूज करेंगे? कैसे दिल्ली में लैंग्वेज इज ऑफिशियल, तो वहां पर हिंदी है क्योंकि हिंदी की है, बट व्हाट अबाउट पुलिस? वहां पर भी उन लोग को ऐसे ऐसे दिया होगा, मतलब उतना मतलब मुझे जीत करके पॉलिटी में यूपी के लिए मुझे ना तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे पढ़ा नहीं है, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो मतलब कभी बना ही नहीं, तो इसके लिए तो वहां पर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहां पर चुना जाता है ना, इसके लिए तो प्रेसिडेंट वहां पर लगता है कि हिंदी और इंग्लिश चलता है। हाँ, तो वहां पर भी इंग्लिश है, दिल्ली का भी, ठीक है। और जो आर्टिकल फिर बाद में आता है आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 में सिर्फ ये बोला गया, इट प्रोवाइड फॉर स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज to the development, it so that it may serve as the medium of expression for the all element and of the Indian culture, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बोला, यहाँ पर मतलब एक गवर्नमेंट को एक ड्यूटी दिया गया है कि आपको हिंदी स्प्रेड करने के लिए आपको काम करना होगा, ताकि जो हिंदी है वो हमारा इंडिया का बेसिस रह सके, या ये जो हिंदी है वो हमारे इंडिया कल्चर का बेसिस रह सके, ठीक है। चलो एक एक करके बोलो कि आर्टिकल 343 में क्या था? ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी विद द देवनागरी स्क्रिप्ट। आर्टिकल 343 सब सेक्शन 3 में क्या था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंग्लिश को प्रीफर कर सकता है, ठीक है। फिर बाद में आर्टिकल 351 गवर्नमेंट को ये ड्यूटी दिया गया है कि आपको हिंदी को प्रमोट करना है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी एग्जाम के टाइम पे जाना तो एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के जाना। यूपीएससी का वो या किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, यूपीएससी का सबसे फेवरेट पार्ट है, हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और कभी कभी वो 4 मार्क्स के लिए भी आके हमारी वो वाट लगा के वो चला जाता है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली आने के उसके चांसेस होते ही होते, ठीक है। तो लैंग्वेज के ऊपर या डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, आर्टिकल जितने भी है वो सब पढ़ के जाना, क्योंकि अगर आप मेंस में आर्टिकल्स आप लिख के आप आंसर लिखोगे देन इट विल बी द मोर अट्रैक्टिव। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में तो इतना खिचड़ी है, इतना, और वही सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के मेंस में, ज्यादा वहां से क्वेश्चन पूछे गए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, चलो चालू कर दे थोड़ा सा। आके फाड़ फाड़ के मत पूछो।
नहीं ना, चांदनी चांदनी अभी ऐसे नहीं, शी वांट मी टू टीच मोर ना चांदनी, उसका आया वो उसका है या नहीं समझ ही नहीं आता। सर ऐसे के लिए आप क्या प्रेफर करते हो? ऐसे के लिए एक ही रामबाण है, तो हफ्ते में एक बार आप लिखते रहो, ठीक है। कोई एक ऐसा टॉपिक उठाओ और लिखो, और जितना आप लोग आपस में आप लोग चेक करोगे ना ऐसे, उतना वो इजी रहेगा। हाँ वो दो वाले सिचुएशन अभी ठीक है, एथिक्स के लिए क्या किया आप बताएंगे? एथिक्स के लिए तो पहले से देखो, अगर तुम एथिक्स तुम ऐसे तुम पढ़ने के लिए जाओगे तो वो तुमको समझ में नहीं आना, ठीक है, वो सर के ऊपर से जाएगा। तो इसके लिए बेसिस इससे तैयार कर लो, बाद में तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। और जितना हो सके उतना केस स्टडी सॉल्व करने में टाइम लगाना, क्योंकि आधे जो 350 मार्क्स का जो होता है उसमें से आधे मार्क्स तो पूरे आधे पेपर तो केस स्टडी के ऊपर जाते हैं। है बहुत सारे, जो भी करना वो कर लो बस। लेकिन बेसिक के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छा है, बेसिक के लिए है, जो करना वो करो, बस बेसिक बेसिक ऑफ कोर्स बेसिक के लिए ये अच्छा है, ठीक है। तो चलो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ड्रॉ द ड्राइंग ऑफ द इंटरनल बाउंड्री ऑफ इंडियन स्टेट वाज चैलेंजेबल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं था कि चलो भाई हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल गया तो अब हमारे हाथ में है, हम लोग ने यहाँ से लाइन 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 खींचना चालू किया और यहाँ पर लाके बना दिया, ये बन गया महाराष्ट्र, ये बन गया कुछ, मतलब हम लोग के हाथ में वो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। कि मतलब इंटरनल बाउंड्री बनाना वो हमारे हाथ में नहीं था कि आज स्केल उठा वहां से लाइन भी बना के बोल दिया कि चलो आज यहाँ से लेके यहाँ तक महाराष्ट्र है, यहाँ से लेकर गुजरात या यहाँ से लेकर वो तमिलनाडु। अब देखो, अब तुम देखो 1920 से कांग्रेस ने जो अपने जो पीपल थे, ठीक है, जो इंडिया के जो उस समय के पीपल थे, स्टेट्स थे, उन लोग के दिमाग में क्या भरा था? कांग्रेस का ही काम था 1920 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही काम था। 1920 से उन लोग ने हमारे जो लोग थे, हमारे जो स्टेट्स थे, उनके दिमाग में क्या भरना चालू किया कि जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिलेगा ना तब हम लोग लैंग्वेज बेसिस पे आपको स्टेट बना के देना, ठीक है। इसलिए वो कमिटी ठीक है, अब भी तुम रुको तो यार, ठीक है। तो जैसे इंडिपेंडेंस हुआ तब इन लोग को समझ में आया कि नहीं यार, अगर हम लोग ने अगर इन लोग को लैंग्वेज के बेसिस पे अगर स्टेट बना के देना चालू किया तो हो सकता है कि जो अभी इंडिया जो यूनाइट है, हो सकता है कि कल यूनाइट ना रहे या डिसइंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि कोई हमारा जो यूनिटी है इंडिया का, जो हम लोग बोलते हैं इट इज द इंडियन स्टेट, हो सकता है कि कल ये जो यूनियन है वो हम लोग का बिखर सकता है या तो कोई प्रॉब्लम रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने, फिर कांग्रेस के जो लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दे हैव स्टार्टेड टू सेइंग दैट कि जो ये है ना अपने जो स्टेट का हम मार्क है वो हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं करेंगे, ठीक है। पहले तो आप लोग ने उनके दिमाग में भर दिया था कि हम लोग आप लोग को लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग आपको स्टेट बना के देंगे, ठीक है। अब उन लोग को वही चाहिए था, लोग यहाँ के बेचैन थे कि अब तो हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल गया, अब हम लोग को लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बना के दो। बट इट वाज नॉट सिंपल, क्योंकि यहाँ पर डर लग रहा था कि क्या पता कि अभी हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला है और लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग ने स्टेट बना के दिया तो नेशनल फीलिंग के जगह रीजनल फीलिंग आ गया लोगों के बीच में, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। नेशनल फीलिंग मतलब इंडिया, ठीक है, जब बोलते कि ये पूरा इंडिया मेरा है, ठीक है, हम सब इंडियन थे। और रीजनल फीलिंग मतलब
या कोई मतलब मैं अगर उठ के बोलूँ कि नहीं मुझे सिर्फ महाराष्ट्र के लिए काम काम करना है, बाकी देश गया भाड़, ठीक है। तो इट इज द रीजनल फीलिंग, ठीक है। तो लोगों के जो लीडर्स थे उनके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैंने रीजनल लैंग्वेज पे या लैंग्वेज बेसिस पे मैंने पार्ट अंदर से मैंने बॉर्डर करना चालू कर दिया, स्टेट स्टेट बनाना चालू कर दिया, तो हो सकता है कि जो नेशनल फीलिंग है लोगों में वो कल जाके सिर्फ वो रीजनल फीलिंग बन जाए और हमारा जो यूनिटी है इंडिया का वो इतना स्ट्रॉन्ग ना रह पाए, ठीक है। सो drawing the internal boundaries of Indian state was challenging, ठीक है। This was not just a matter of administrative division, it was the matter of dividing the people on the language basis, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू का एक कहना था कि हम लोग जो डिवाइडेशन करेंगे, स्टेट हम लोग बनाएंगे, वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनाएंगे, ठीक है। कि अगर हम लोग को यहाँ से यहाँ हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन करने में इजी होगा, ठीक है, तो ये एक स्टेट बन गया। तो अगर यहाँ से हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन करने में इजी होगा तो ये एक स्टेट बन गया। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हम लोग स्टेट बनाना चालू करेंगे, बल्कि ना ही लैंग्वेज बेसिस पे। लेकिन लोग के दिमाग में ये भर दिया गया था, ठीक है। आवर लीडर रिजेक्टेड द स्टेट बाउंड्री were drawing under the colonial rule and accepted the linguistic principle as the basis of formation of state, ठीक है। मतलब जो भी पहले जब ब्रिटिश आए थे तो उन लोगों ने कैसे बनाया था कि ठीक है इसको मैंने कब्जे में ले लिया, ठीक है, पूरे बंगाल को मैंने कब्जे में ले लिया, बना दिया बंगाल प्रेसिडेंसी। नीचे गया मराठा को हरा के, ठीक है, वहां पर जितने भी हाथ में लगे वहां पर मैंने बना दिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उन लोग अपने सहूलियत के हिसाब से वो बाउंड्री बना के गए थे ना, तो हम लोग तो उनके जो बाउंड्री पे तो काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो जो हमारे जो नेशनल लीडर थे दे वर अपोजिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। दे वर एक्सेप्टिंग दैट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट शुड बी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस, ठीक है। लेकिन जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने अब यहाँ पर अपोज करना चालू कर दिया था। जब आप लोगों को यही करना था तो हम लोग को इतने बड़े बड़े सपने क्यों दिखाए थे कि इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग आपको लैंग्वेज बेसिस पे हम लोग आपको राज्य बना के देंगे। नहीं, हम लोग को अपना डिमांड चाहिए, ठीक है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस आवर लीडर हैड एम टू क्रिएट अ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस why we had denied the linguistic basis as the मतलब base of the creation of state? Why? I am asking the question from you. ऐसा क्यों? जो कि हमारे जो लीडर्स इंडिपेंडेंस के पहले जो बोल रहे थे कि हमारा जो स्टेट बनेगा वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनेगा, तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोग को वो डिनाई करना पड़ेगा? हाँ ठीक है। और दूसरा पार्ट ये था कि बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सोशल प्रॉब्लम थे, इकोनॉमिकल सोशल प्रॉब्लम नहीं थे। वेट, मैं बता रहा हूँ, गिव मी सम टाइम। जितने भी लीडर्स थे वो साउथ से भी आ रहे थे, ठीक, मतलब रीजनल लीडर्स की जो थे वो नेशनल मूवमेंट में उन्होंने अपना काम किया था, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि अगर अभी हम लोग ने लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग ने बाउंड्री करना चालू कर दिया स्टेट का, तो जो हम लोग का जो कोर प्रॉब्लम है, सोशल एंड इकोनॉमिकल जो कोर प्रॉब्लम है, इससे हम लोग को ध्यान हट जाए, ठीक है। बात को समझो, अभी तो मेन जो कोर प्रॉब्लम है वो सोशल प्रॉब्लम है और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि हम लोग को तुम अपना लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग को स्टेट बना के दो, तो गवर्नमेंट उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। मेन तो इसके लिए जो ये था लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, उसको कुछ दिन तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट को पता चल गया था कि अगर हम लोग डिनाई करेंगे तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ा यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने उसको टाल दिया था कि जब तक हम लोग सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में कुछ
अच्छा नहीं कर देते तब तक के लिए हम लोग इसको टालते हैं, क्योंकि इट इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मतलब आज हम लोग उठे और लैंग्वेज बेसिस पे बना दिया और कल सब स्टेट बन गए। ठीक है, इट इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इकोनॉमिकल जो कोर प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल और सोशल प्रॉब्लम, वहां से हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए। इसके लिए हम उसको थोड़े वक्त के लिए हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक है, नो रिलेशन, सिर्फ पोस्टपोन करना, सिर्फ पोस्टपोन करना था। ठीक है, अब मेन उनका इंटेंशन क्या था मुझे तो नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला था कि इसे कुछ दिन के लिए या कुछ साल के लिए हमसे पोस्टपोन कर दे। तो फिर से जो वहां के लोग थे वो भड़क गए थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोग को अपना स्टेटा अब भी बना के दो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम। ठीक है, अब अगले लेक्चर में इसको हम लोग पूरी तरीके से हम लोग खत्म करके लेते हैं। ठीक है, से कितने स्टूडेंट है जो मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद में ज्वाइन करें? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू डियर, चलो बाय। शिव मंदिर है।